जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच में कहानी की अगली श्रृंखला शतरंज के खिलाड़ी को लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि पहले की कहानी मीन्स आपके सिलेबस में जो वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में आप देखते हैं, गद्य साहित्य के तहत मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो 16 सर्वश्रेष्ठ कहानियों को सिलेक्ट करके अमृत राय मंजूषा द्वारा जो कहानी उनके संपादकीय तत्व में ये कहानी आती है 16, ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। आपको इस कहानी की समझ होनी चाहिए। अंततः एक चीज मुझे ये समझ आ रहा है कि जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको लगे कि मुझे 16 कहानियां क्यों पढ़नी चाहिए। अगर मैं पढ़ूं 2-4 कहानी तो मेरा काम बन सकता है। बट मैं एक चीज जरूर आपको बताऊंगी कि जब आप इन कहानियों को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कहानी को आप आनंद की दृष्टि से प्रेमचंद जी को समझने की दृष्टि से अवश्य प्रयोग में ला सकते हैं। परंतु एक चीज, अगर आप इन कहानियों को तात्विक दृष्टि से, जो कहानी कला की तात्विक दृष्टि है, अगर उन दृष्टियों से इन कहानी को बहुत ध्यान पूर्वक नहीं समझते हैं, फिर आपको अगर प्रेमचंद जी की कहानी कला की समीक्षा जैसा प्रश्न आ गया एग्जाम में, उस समय शायद ही आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने ये 16 कहानी, ये 300 कहानी अगर प्रेमचंद जी ने लिखी है, उनके सेलेक्टेड कहानियों को एक जगह किया गया, इट मीन्स की 300 कहानियों में से ये कहानियां सर्वोत्कृष्ट कहानियों में शुमार है। और अगर आपको किसी व्यक्तित्व के, वो भी इतने बड़े व्यक्तित्व हिंदी साहित्य के, आप कह सकते हैं कि विराटता उनमें समाई हुई है, और उनके बारे में अगर आपको उनकी कहानी कला की दृष्टि की समीक्षा करना है, और आपको करीबन 16-17 कहानियों के पात्र परिचय और साथ ही साथ कहानी किस कलेवर में, कहानी क्या संदेश देना चाहती है, अगर आपको ये तक नहीं पता है तो आप एक बार खुद सोचिएगा ना, फिर तात्विक दृष्टि से आप समीक्षा करेंगे किस बात की। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें भी आपको गलतफहमी हो, है ना, भ्रांतियां हो आपके अंदर, बट एक बार आप इसको सोचिएगा जरूर कि ये 16 कहानियां आपकी चुनिंदा कहानी है जो आपके पाठ्यक्रम में यूपीएससी ने दे रखा है। कहानी को कहानी की तरह ही नहीं, बल्कि हमें एज ए स्टूडेंट डील करना है और तात्विक दृष्टि से डील करना है। तो हमें ये देखना है कि जैसे एज ए जर्नी मैं बताऊं कि आपने कहानी की शुरुआत कहाँ से की। कहानी की शुरुआत आपने रानी सारंदा की कहानी से। तो रानी सारंदा की कहानी आपने किस पृष्ठभूमि में देखा, क्या संदेश देना चाहिए। जैसे ही आप सेकंड कहानी पे आते हैं और कहानी होता है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी में आपको कलेवर बिल्कुल अलग दिखता है। प्रेमचंद जी द्वारा आपको जो संदेश दिया जाता है, संदेश देने का तरीका उनका बिल्कुल अलग होता है। उसी तरह बूढ़ी काकी में आते हैं तो यथार्थ जीवन में जो सबसे नग्न अवस्था हमारे समाज की, कि वृद्धा अवस्था में लोग ही दृष्टि से देखते हैं, कहीं ना कहीं अपने को शर्मिंदगी के साथ जो अपने बुजुर्ग होते हैं जिनका सम्मान करना चाहिए उनको लेते हैं। ये कहानी हमारे अंतर मन को झकझोर देती है, और पाठकगण को झकझोरने का काम मुंशी प्रेमचंद जी ने कहीं ना कहीं एक समाज सुधारक के रूप में किया है। अगर आप इस कहानी को पढ़ने के बाद, बूढ़ी काकी जैसी कहानी को पढ़ने के बाद, जैसे श्रीमती रूपा का हृदय परिवर्तन होता है और वो भगवान से क्षमा मांगती है कि अन्यथा मुझसे ऐसी गलतियां ना हो, वो हर एक समाज की प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो कहानी है कि समाज में ये सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। समाज में उनको उपेक्षित नहीं करना चाहिए जो अपने हैं, वृद्ध जन अपने वो सम्मान के पात्र, उनके साथ ऐसा नहीं अन्याय होना चाहिए। तो आपने देखा ना कि लगातार कहानी का कलेवर चेंज हो रहा, और आपको कहानी कला की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद जी की समीक्षा करनी, आप कैसे कर पाएंगे उनको। आप खुद एक बार सोचिए। चाहे तो ये कहानी हम सुना के निकल ले, लेकिन मैंने कहा 16 कहानी कराने के बाद, आपको कहानी को कराने के बाद मैं बताऊंगी कि इसकी समीक्षा दृष्टि या अलग अलग कहानियों के कलेवर क्या है, अलग अलग कहानियां संदेश कैसे देती है, और प्रेमचंद जी की समीक्षा दृष्टि अगर आपको जानिए तो उनकी कहानी कला को इस प्रकार आपको लेना है, तब जाके आप आलोचनात्मक मूल्यांकन, समालोचनात्मक मूल्यांकन, समाज दृष्टि, या कपन कहानी में क्या किया गया, रानी सारंदा कहानी में क्या संदेश दिया गया, बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज की यथार्थ की नग्न अवस्था को कैसे दिखाया गया, ये जैसे क्वेश्चन करने की स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। होपफुली मैंने ये 4 मिनट का आपको इसलिए बता दिया कि कहानी पढ़ते वक्त आपको ना लगे कि मैं एज अ कहानी, 16 कहानी के बाद जब आप चीजों को समझ लेंगे फिर आप क्वेश्चन की स्थिति में हो पाएंगे। आज ये कहानी शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी, जो घटना प्रारंभ होती है, आपने शतरंज, है ना, पहले ही नाम में है शतरंज, तो आप कुछ ना कुछ तो बिल्कुल समझ ही जा रहे हैं कि कहना क्या चाहते हैं। कहानी की शुरुआत कैसे होती है। वाजिद शाह का समय था।
लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पीनक ही में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला वस्तु और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे इत्र और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे थे, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही थी। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौबारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। यानी आप देखते हैं कि राजा से रंक तक लेकर सब क्या है, इसी धुन में मस्त है। यानी यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते थे तो वे रोटियां नहीं लेते थे, बल्कि उसका क्या करते थे, अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज, ताश, गजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती। जब कोई पूछे ना, तो ऐसे लोगों को बताया जाता था कि देखिए शतरंज हम क्यों खेलते हैं, शतरंज से ये चीजें होती हैं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, ये दो पात्र होते हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे, तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें, जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चकौतियां करते थे, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। दस्तरख्वान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना बना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात ना थी कि मिर्जा के घर और लोग उनसे इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों को तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नृत्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दिन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी, तब तक बाजी बीत जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तो कहीं मिर्जा जी घर पर आते। हाँ, नौकरों में वह अपना गुस्सा उतारती रहती। क्या पान मांगे हैं क्या, कह दो आकर ले जाए। खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलाए। पर रूबरू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहबी के सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा को साहब को बुला दो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाए, दौड़ जल्द कर। तो वो गई, मिर्जा ने कहा चल अभी आते हैं। बेगम साहबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताव कहा कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहकर, जा अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्पी से बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्तों में मीर साहब को मात तो हुई जाती। झुझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबू पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तू तो मीर कहते कि अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों ना आऊं, दो किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब ऐसे भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोचिए कि आपके मोहरे धरे रहे और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनकर आइए तो।
बेचारे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ। सिर दर्द काक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल दूं? मीर, हरगिज नहीं। जब तक आप सुनकर ना आएंगे मैं मोहरे में हाथ ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वो खुद निकट हुए वैसे ही सबको समझता है? उनके भी तो बाल बच्चे हैं, ये सबका सफाया कर डाला है। मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम, धुतकार का क्यों नहीं देते? मिर्जा, बराबर के आदमी है ना, उम्र में दुर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे हैं, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगी। हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोकूं तो जानूं? यह कहकर बेगम साहबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली और मेरा बेचारे का रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगा, खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है, मेरी मैयत देखे जा, उधर जा। लेकिन बेगम ने एक ना मानी, दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बस से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टाल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद कर कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहर बाहर फेंके जाते देख चूड़ियों की छनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहबा बिगड़ गई हैं, चुपके से घर की राह ले ली जाए। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया यार। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े दिखलवा दूं, इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ, अब भी तामुल है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया। अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूं, इतनी लोग खुदा से, वो कहते हैं तामुल है। तो मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भाग निकला। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूं ही सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब तो नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते, घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा, खैर यह तो बताइए, अब कहाँ जमा होगा? मीर, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा? घर पर बैठा रहता तब तो वह इतनी बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगी तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती, उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे, घर में कोई आए कोई जाए उनसे कोई मतलब ना था। अब आठों पहर की धौस हो गई, पान लाने का हुक्म देते, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहबा से जा जाकर कहते, हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गया है, दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए, यहाँ भी कोई खेल की सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ियात घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे, मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती,
हुजूर का नमक खाते हैं और अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होते हैं, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा कहती हैं तो मैं खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी को सुनते ही नहीं। क्या किया जाए। मोहल्ले में जो दो चार पुराने जमाने के लोग थे आपस में भली भांत की आमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है, या बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं, राज में हाहाकार मचा हुआ है, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती, कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंच जाती थी और वहां बेस्याओं में, भाड़ों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कमली दिन दिन बिककर सारी भारी होती जाती। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट पर बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे, किसी का कानों पर जूं न रेंगती थी। खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्श हल किए जाते, नए नए किल बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज के दल में खोते गा रहे थे। इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सिर पर आ गई, ये तलवी किस लिए हुई। अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरी से बोले कि कह दो घर में अब खैरियत नहीं है। सवार घर में नहीं तो कहाँ है। नौकर, यह मैं नहीं जानता। क्या काम है। सवाल, काम तुझे क्या बताऊंगा। हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल्लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरे तलबी भी ना हो जाए। मीर, कम वक्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है। और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीरानों में नक्शा जमा, वहां किससे खबर होगी। हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको क्या खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर भी तो नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गाउदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है, अब भूल कर भी घर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरिया भरे गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसुबदौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया न लेते और मस्जिद में पहुंचे दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दिन दुखिया का फिक्र न रहता। किस्त सा आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य न निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम मुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल नहीं रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर दहशत में देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इनका जरा भी फिक्र ना था। वे घर से आते तो गोलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेकार में पकड़ जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम कर जाते। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए। यह किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यही आड़ में खड़े हो जाए। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तो खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों कैसे मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिए या किस। मीर, आप भी अजीब आदमी हो, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है
और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर गिर गया तो कैसे घर चलेगा। मिर्जा, जब घर जलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा यह किस्त। बस अब की सहम मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा, आज खाने को कैसे ठहरेगी? मीर, अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है? मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा। लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी एसगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली साहब पकड़े गए और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जा रही है। शहर में न कोई हलचल थी, न मार काट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वही अहिंसा थी, यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधा पतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब की जालिमों ने उनको कैद कर लिया। मीर, होगा। यह लीजिए साहब। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐस वहां कहाँ नसीब होगा, यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं आते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है। यह लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की सौ आप बड़े बेदर्द है। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली साहब। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डाले। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अब अबीले आकर अपने घोंसलों में चिमटे, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे थे। मिर्जा जी 3 बाजियां लगाकर हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब हमारे उमंग के गजले गाते, चुटकियां लेते, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झप को बिटाने के लिए उनकी दाद देते। पर ज्यों ज्यों जो बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल लिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए, या आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा सुहाइए। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे उसकी मां समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरे वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था, बोले मैंने वाल चली ही कब थी? मिर्जा, आप चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्या रखूं, मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धाधली करने लगे। मीर, धाधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धाधली करने से नहीं। मतलब वो तो कहते कि धाधली करने से कोई जीतता नहीं। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपको मात हो गई, मतलब आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, तो आप मोहरा उस घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं, नहीं रखता। मिर्जा, क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपने अपने टेक पर अड़े थे। न ये दावता था न वह अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिलना करते। आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज है। जागीर मिल जाने से कोई रईस तो नहीं हो जाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छिलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे। मिर्जा जी जाइए भी, गजाउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़कर बातें करता है। मीर,
जवान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनना का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई उसकी आंखें निकाल लूं। है हौसला? मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते थे, फिर आइए आज दो दो हाथ हो ही जाए, इधर या उधर। मीर तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश गब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों बिलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भाव का आधा पतन हो गया था। बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वही तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा ही चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूषित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर थी। जैसे कि आपने वाजिद अली शाह के समय में ये जो स्थितियां हैं और राजनीतिक अधःपतन की स्थितियों में आप देख रहे कि शतरंज की तवज्जो जो है, मतलब आप देखिए कि आम जनमानस जो अपने राजा से बिल्कुल कटा हुआ है, यानी वाजिद अली शाह को उधर पकड़े अंग्रेजों के द्वारा इतनी बड़ी समस्याएं इनके राज्य पर आई, पर इन्हें ना राज्य से ही इस प्रकार कटे हुए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से अपने साम्राज्य से कटे हुए इन व्यक्तियों के अधःपतन की जो स्थिति दिखाई कि समाज से कैसे विमुख है, उस समाज के एक अंग होते हुए भी जो अपने खुद के राजा की जब उनपे समस्या आती है तो वहां पे इनकी एकजुटता, उनकी वहां पे अश्रुधारा वो नहीं बहती, लेकिन व्यक्तिगत इनकी वीरता वो भी शतरंज के लिए इतनी निकृष्टता कैसे हो सकती है इंसान के तहत। तो मतलब किसी भी समाज में आपने देखना है कि राजा की ऐसी स्थिति हो तो वहां की प्रजा किस बदहाली में जीती है, और फिर बाहर से कोई भी आता है और बाहर से आकर वो इस चीज का कैसे फायदा उठाता है। इसके माध्यम से शतरंज के खिलाड़ी से ये चीज आपको बहुत अच्छे से सीख मिली होगी। तो होपफुली शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से आपने देखा कि जो चीजें प्रेमचंद जी ने अलग अलग मुद्दों में जिन चीजों को, जिन उद्देश्यों को रखा है और जिन चीजों को समझाने का प्रयास किया है, अंततः उन्होंने ये दिया है आपको कि शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से आप इन चीजों को समझिए। आज के लिए, है ना, आज के लिए जो है यहीं पे हम कहानी को समाप्त करते हैं। और ये कहानी आगे तो चलती ही रहेगी अभी, है ना। और ये है कि अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। साथ ही साथ जो हमारे टेलीग्राम का लिंक है ना, हिंदी आवर प्राइड करके है, हिंदी आवर प्राइड करके है। यहाँ पे आप जाके यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में लीव कमेंट में कर सकते हैं। जो भी संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी क्वेरी है, आप बिल्कुल वो करें। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज उद्देश्यहीन नहीं है। तो ये कहानियां भी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रेमचंद जी को समझने का प्रयास करें, उनकी दृष्टि को। तो ये चीजें आप कंटिन्यूअसली सुने और समझे, और जो भी क्वेरी हो वो जरूर इससे रिलेटेड छोड़े, है ना। जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं जरूर सहयोग करूंगी। धन्यवाद।